प्यारे बच्चों, आप सभी का प्राथमिक शिक्षण संस्थान में तहे दिल से स्वागत है। आज का यह लेक्चर बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है और प्रत्येक दिन आपको यह मैथ का एक वीडियो लेक्चर मिलते रहेगा। इस लेक्चर के माध्यम से आपको हम सारी समस्या से दूर कर दूंगा। आपको कोई भी समस्या, पढ़ने लिखने की किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं रहने दूंगा, सब समस्या दूर कर दूंगा। इस लेक्चर के माध्यम से मैथ के उस गहराई तक जाएंगे हम लोग कि जहाँ तक क्या करते हैं आप सोचते हैं या फिर नहीं भी सोचते हैं, उस गहराई तक जाएंगे, ठीक, जिससे कि आपका हर एक समस्या दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन बिहार बोर्ड के बच्चों के नाम को लेते हुए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर। ठीक, पहला चैप्टर बिहार मैथ का है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रियल नंबर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक पल एक संख्या है ना। वास्तविक संख्या एक पल एक संख्या है और संख्या जो होता है बच्चों वो अंक से मिलके बनता है। किससे बनता है? अंक से मिलके बनता है। और अंक, पहले अंक क्या है, पहले अंक के बारे में लोग जान लेते हैं। अंक से मिलके बनता है, अंक के बारे में जान लेते हैं। अंक क्या होता है? अंक एक संकेत है, यह एक संकेत है। यह एक क्या है बच्चों? संकेत है। संकेत है जिससे संख्या का निर्माण होता है, जिससे संख्या का निर्माण होता है। वो अंक है बच्चों कौन सा? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सभी क्या है बच्चों? अंक है। इन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए क्या बनता है? संख्या का निर्माण होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस अंक के बारे में देखते हैं। इसका पहला अंक क्या है? ये 0 है। ये पहला अंक क्या बच्चों? 0 है। 0 के साथ हम लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है। हम लोगों का इतिहास जुड़ा है, मतलब क्या? भारत के इतिहास जुड़ा हुआ है। 0 का जो आविष्कार हुआ बच्चों वो भारत में हुआ है। 0 का जो आविष्कार हुआ बच्चों वो भारत में हुआ है और इनको आविष्कार करने वाले कौन है? ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त है। इसको आविष्कार करने वाले कौन है? ब्रह्मगुप्त है। इन्होंने 628 ईस्वी में 628 ईस्वी में क्या किया था? 0 का आविष्कार किया था और उन्होंने इनका संकेत भी दिया था और साथ साथ क्या करते हैं, इनके गुण को भी बतलाया था। इनके ऑपरेशन, उनकी क्रिया को भी बतलाया था, इनके गुण को भी बतलाया था कि 0 जोड़ने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, 0 घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, 0 से गुना करने पे क्या इफेक्ट होता है, 0 से भाग देने पे क्या इफेक्ट होता है। इन सभी गुणों को क्या करते हैं, उन्होंने बताए थे। ब्रह्मगुप्त नहीं बताए थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? इंडिया के एक गणितज्ञ थे, एक मूर्धन्य गणितज्ञ थे, साथ में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। ठीक, 628 में किसी किसी बुक में 648 भी मिलता है, 648 भी मिलता है। लेकिन गोबेट ने बताया था बच्चों कि 628 ईस्वी में क्या करते हैं, 0 का आविष्कार हुआ है। इसलिए 628 ईस्वी को मेरे ख्याल से मानना चाहिए। अर्थात किसी किसी बुक में 648 मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से 628 ईस्वी मानना चाहिए। पहले के समय में होता था क्या बच्चों कि राइटर सब तो बुक लिखते थे, लेकिन अपना नाम पता बुक में नहीं डालते थे। इस बुक का राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है, वो नहीं लिखते थे, जिस कारण से बुक के राइटर के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। और सही जानकारी नहीं मिलने के कारण क्या करते हैं, उनके बारे में हम लोग नहीं कर पाते थे। आविष्कार तो हो चुका होता था, लेकिन पहले के समय ऐसा आदमी व्यक्ति थे उसमें इसलिए नहीं लिखते थे अपने बारे में जानकारी, उतना जरूरी नहीं होता था, और थोड़ा बहुत जरूरी होता था तो क्या करते हैं, उसको देना वो समझते नहीं थे।
उन सब का प्रयास रहता था कि जितना कम से कम शब्दों में अपने बुक को हम लिख सकें। अगर एक भी शब्द उसमें कम कर देते थे तो अपने आप को समझते थे कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक, इसलिए अपना नाम पता देना तो वो सब अच्छा नहीं समझते थे। इस कारण से किसी भी बुक में जल्दी उसका नाम पता नहीं मिल पाता था और स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी कि वास्तव में इसका राइटर कौन है, नहीं है इसका राइटर। ठीक, इस कारण से उसका सही जानकारी नहीं पता था। लेकिन गोबेक ने क्या कहते हैं, उनके बारे में सही जानकारी दिया है कि 628 ईस्वी में शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने ही किए थे। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए, अंक के बारे में समझ गए। अब अंक से हम लोग क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं, कैसे होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे संख्या के बारे में। अंक तो हम लोग जान लिए, अब संख्या देखिए क्या होता है। संख्या क्या होता है, दो या एक से अधिक अंकों का संगम होता है। तो एक या एक से अधिक अंकों का क्या होता है बच्चों, ये संगम होता है। अर्थात हम संख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर मान लो एक लिखते हैं, एक तो अंक भी है साथ में एक संख्या भी है, दो एक अंक भी है एक संख्या भी है, तीन एक अंक भी एक संख्या भी है, चार एक अंक भी एक संख्या भी है, पाँच एक अंक भी एक संख्या भी है, छः एक अंक भी एक संख्या भी है, आठ सात एक अंक भी संख्या भी है, आठ एक अंक भी संख्या भी है, नौ एक अंक भी संख्या भी है, 10 एक संख्या है, इसमें दो अंक मिल गया। इसमें क्या है, दो अंक मिल गया, एक और जीरो मिल गया। 11 में क्या हो गया, दो समान अंक मिल गया, और 12 में क्या हो गया, दो असमान अंक मिल गया। ठीक, इसमें दो अंकों का क्या है, संगम है, इस समागम है। अर्थात कह सकते हो कि संख्या जो है या एक से अधिक अंकों का ये क्या है, एक संगम है। अब दो इसमें एक भी अंक हो सकते हैं, दो भी अंक हो सकते हैं। इस तरह से क्या हो, संख्या कितने होते हैं बच्चों, अनेक होते हैं, इत्यादि होते हैं। ठीक, मतलब क्या, इसका गिनती करना संभव नहीं है। ठीक, अब संख्या के बारे में बात होगी बच्चों, तो संख्या जो होते हैं दो ही टाइप के होते हैं। ठीक, या तो क्या कहते हैं वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या फिर क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। मतलब बच्चों ये हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, सम्मिश्र संख्या। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, संख्या दो ही प्रकार होते बच्चों, या तो सम्मिश्र संख्या होंगे या फिर क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक, अब सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग बच्चों। अगर मान लो अगर x² + 1 लिखते हैं, x² + 1 = 0 लिखते हैं। ठीक, तो x² = क्या बच्चों, -1 होगा। क्या आपको पता है कि x² का वैल्यू कभी -1 हो सकता है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जिसका जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो -1 हो सके। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका वर्ग क्या हो, -1 हो। तो इस टाइप की संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। और इसको पढ़ाने के लिए हमको क्या करते हैं, 11th क्लास में क्लास लेना पड़ेगा। तो 11th के बच्चों को पढ़ाएंगे, तब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें होता है आयोटा की यूज क्या होता है, आयोटा के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, और आयोटा के यूज होता है, कैसे यूज होता है, आप लोग 11th क्लास में आइएगा तब पढ़ाएंगे, या फिर 10th क्लास का आप लोग एग्जाम लेकर आइएगा, तब उसमें बीज कोर्स स्टार्ट करेंगे। उस बीज कोर्स में आप लोगों को हम ये सब बताएंगे कैसे क्या होता है, नहीं होता। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, जो कि हमको 10वां क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है, बस वास्तविक संख्या के बारे में। इस वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। वास्तविक
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है बच्चों, मतलब यहाँ पर कहने से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर वास्तव में जो संख्या है, ठीक, मतलब क्या, जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। लेकिन जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, इसे पहले हम लिखे थे समिश्र संख्या, उसको हम लोग समिश्र संख्या कहते हैं। मतलब क्या, जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब क्या, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, अर्थात जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाएंगे, ठीक है, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, समिश्र संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या में बच्चों दो टाइप के संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या होता है दो टाइप के संख्या से के मिल के बने होते हैं। एक होते हैं परिमेय संख्या, दूसरा कौन होता है, अपरिमेय संख्या। अर्थात अगर हम इस फॉर्म में अगर डिफाइन करना स्टार्ट करें, परिभाषित करना वास्तविक संख्या स्टार्ट करें, मतलब क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन मतलब दूसरा फॉर्म ये कर सकते बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संयुक्त रूप है उसको क्या कर, संयुक्त परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहा जा सकता है, ठीक। अब परिमेय संख्या के बारे में बात करते चला हम लोग। अगर हम परिमेय संख्या को डिफाइन करना स्टार्ट कर दें तो कैसे डिफाइन करेंगे, वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पर q जो हो 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समझ गए बच्चों, ठीक। लेकिन जब जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, p/q मतलब बच्चों ये ऐसा हुआ p/q, जहाँ पर q जो होगा नॉट इक्वल टू 0, ये किसी का साइन है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं का चिन्ह है, मतलब p/q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहेंगे। मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मान लो अगर 1 लिखते हैं तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अगर 1/2 लिखते हैं, मतलब क्या, ये भी p/q मतलब p/q के रूप में है, p के मान 1 हो जाएगा, q के मान भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 2/1 लिखे, इसका मतलब क्या, p का मान 2 होगा, q का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 5/1 इसका मतलब क्या है बच्चों, p का मान 5 होगा, q का मान 1 होगा। और यहाँ पर 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, p का मान 1 होगा, q का मान कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से परिमेय संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट। अगर हम मतलब 5/7 लिख दें, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, p का मान कितना 5 होगा, q का मान कितना होगा, 7 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इनकी परिभाषा को, ये सब एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है सत्यापित कर रहा है कि p/q के रूप में है, लेकिन q जो है 0 नहीं है। q का मतलब यहाँ पर बच्चों ये हुआ कि हर एक परिमेय संख्या में क्या होगा, अंश और क्या होता है, हर होता है। नीचे का जो पोर्शन होता है बाबू उसको क्या कहता है, हर कहा जाता है। उसको क्या कहता है, हर कहा जाता है। और नीचे में हर जो होता है यहाँ पर हम लोग p/q लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, p अंश हुआ, q क्या हुआ, हर हुआ। तो q जो क्या होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी में। अगर हर 0 हो जाएगा परिमेय संख्या के रूप में, तो कोई वर्ग है, कोई भी संख्या है, तो वो संख्या कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। आगे हम बताएंगे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। समझ गए बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। मतलब क्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना बात आप लोग जान के रहिएगा। अब परिमेय संख्या का जो फॉर्म होता है बच्चों कि बहुत सारे फॉर्म होते हैं,
ठीक, कौन कौन फॉर्म होता है अब बताते हैं पहले। पहले क्या होता है प्राकृत संख्या, पहला क्या होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा क्या हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा क्या हो गया सम संख्या, अगला क्या हो गया विषम संख्या, अगला क्या हो गया अभाज्य संख्या, इसके अगला क्या हो गया सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उससे अगला क्या हो जाएगा बच्चों जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। उससे अगला क्या हो जाएगा बच्चों भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इतना समझिए बच्चों। अब प्राकृत संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, मतलब क्या वैसा संख्या जो प्रकृति में मौजूद हो। ठीक, प्रकृति में मौजूद हो मतलब क्या संख्या मौजूद थोड़ी रहता है, संख्या मौजूद तो नहीं रहता है। इसका मतलब क्या नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं संख्या का, अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, तो गिनना कहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपने क्लास के बच्चों का लोग गिनिएगा, क्या गिनिएगा भाई एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बच्चों का काउंटिंग आप कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। ठीक, मतलब क्या ऐसी संख्या जिसका हम लोग गिनती कर सकें, जिसका हम लोग काउंटिंग कर सकें, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक, समझ गए बच्चों आप लोग। ठीक, अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं तो काउंटिंग संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर इनफाइनाइट तक चलेगा 10 भी होगा 11 भी होगा कुछ भी सकता है। ठीक, तो इस तरह से प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों अनेक है। प्राकृतिक संख्या का लिमिटेशन नहीं है, मतलब क्या अंत नहीं हो सकता है, मतलब अनंत है। ठीक, अब पहला प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। समझ गए बात। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने पे जो संख्या प्राप्त होती है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या कहता है पूर्ण संख्या कहा जाता है। इतना बात आप जान लिए होइएगा। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बच्चों ये हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं शून्य को शामिल कर देते हैं, 0 को शामिल करते हैं, तो क्या हो ये पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तब जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं पूर्ण संख्या करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात है बच्चों कंपेरिजन में कि कौन सा संख्या से प्राकृतिक संख्या बड़ा होगा पूर्ण संख्या बड़ा हो गया। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें, एक संख्या तो बड़ा हो गया। ठीक, एक संख्या बड़ा हो गया मतलब क्या 0 उसमें ज़्यादा इंक्लूड हो गया। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या होगा प्राकृतिक संख्या से थोड़ा बड़ा होगा। समझ गए बात। ठीक, एक बड़ा होगा। अब बात करते बच्चों सम संख्या का। सम संख्या किसको कहा जाता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो उसको क्या कहा जाएगा सम संख्या कहा जाएगा। अर्थात 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्या क्या होगा सम संख्या होगा। 2 से विभाज्य वाली संख्या क्या होगा 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा 12 होगा 14 होगा 16 होगा 18। अब देखो बच्चों इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक संख्या कॉमन होगा 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ 0 हुआ। ठीक, 2 4 6 8। फिर अगला भी देखते हैं 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ और 0 हुआ। मतलब क्या ये संख्या जो है सबके अंत में क्या हो या तो 2 है या तो 4 है या तो 6 है या तो 8 है या तो 0 है। मतलब क्या जिस संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो सभी संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। मतलब एक विभाज्यता का नियम दिया गया यहाँ से। समझ गए बच्चों। ठीक, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया जिस संख्या के अंत में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो ठीक है तो ऐसी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और ऐसी संख्या क्या होगा ये तो जानते ही आप जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है वह संख्या क्या होता है सम संख्या होता है। आप लोग देख के समझ जाइएगा कि सम संख्या होगा और सम संख्या तो पक्का ये 2 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा, मतलब देखते ही समझ जाइएगा। समझ के बाद उसके बाद बात करते बच्चों कि सम संख्या को हम लोग दर्शाते कैसे हैं। सम संख्या को कैसे दर्शाते बच्चों
2n से दर्शाते हैं, सम संख्या को 2n से दर्शाते हैं, जहाँ n बराबर क्या होगा बच्चों, n बराबर क्या होगा, प्राकृत संख्या, n बराबर क्या होगा, प्राकृत संख्या, n बराबर क्या होगा, प्राकृत संख्या। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे तो क्या बच्चों 2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, क्या होगा बच्चों 4 होगा। इस तरह से अगर आप बात करते हैं, अगर n का वैल्यू अगर 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बराबर 6 होगा। n का वैल्यू 4 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होगा। और n का वैल्यू 5 लिखेंगे तो 2 इंटू 5 बराबर कितना होगा बच्चों 10 होगा। और n का वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग 6 तो 2 इंटू 6 इंटू कितना होगा बच्चों 12 होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते बच्चों, जब n एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा 2n एक क्या होगा, सम संख्या होगा। समझ गए बच्चों, जब n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 2n क्या हो, एक सम संख्या हो। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए उसके साथ बाद हम लोग बात करते हैं विषम संख्या का। विषम संख्या का क्या क्या होता है पहले देखते हैं। कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा, विषम संख्या कहा जाएगा। इतना बात आप लोग जान गए, ठीक। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, ऐसी अवधारणा बच्चा सब जब नहीं पता रहता है तो ऐसा समझ लेता है क्या कि जो संख्या 2 से पूरा विभाज्य है उसको सम संख्या कह देंगे, और जो संख्या 3 से विभाज्य उसको विषम संख्या कह देंगे, ठीक। ऐसा लोग बच्चा सब सोच लेता है बचपन में, नहीं पता रहता है तो। लेकिन ये कहना क्या मेरा गलत है, ठीक। मतलब क्या होगा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा वह सम संख्या होगा, लेकिन जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। समझ गए बच्चों, मतलब क्या, 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली नई संख्या क्या होगा बच्चों, ठीक, क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, मतलब अनंत तक चल जाएगा। इस तरह से देखते हैं बच्चों कि इस तरह सभी संख्या में क्या होता है, 2 से भाग नहीं लग सकता या 2 से पूरा इसमें भाग नहीं लगता, अर्थात यह क्या होगा, विषम संख्या होगा। समझ गए बच्चों, ठीक। यह कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या होगा। अर्थात पहला विषम संख्या कौन सा हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो पहला सम संख्या क्या होगा, सॉरी पहला विषम संख्या 1 हो गया, पहला विषम संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहला सम संख्या बच्चों क्या होगा, 2 होगा। समझ गए बच्चों, इस तरह से आपको पता चल गया कि पहला विषम संख्या 1 है तो पहला सम संख्या क्या है, 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ तक समझ गए बच्चों। तो अगला टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या को कहा जाता है क्या, अगर हम प्यार से बोले अभाज्य संख्या को तो स्वार्थी संख्या है, जो स्वार्थ सिर्फ अपने बारे में सोचे, किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। आजकल बच्चे भी स्वार्थ हो जाते हैं, जब क्या करते हैं अपने आप से मतलब रखते हैं, ठीक। क्या जब पापा से मतलब रहता है तो पापा करते हैं, पैसा ले लिया तो फिर काम तमाम पास उठ गए। ऐसा होता है, टीचर बच्चे से भी होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक, कि हर एक इंसान आज की दुनिया में स्वार्थ होते धीरे धीरे होते जा रहा है। जब तक उदार नहीं हो तब तक ये समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए उदारता सबसे बड़ी नीति है, ठीक। हमेशा कहा जाता है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे नीति अच्छी नीति है। लेकिन अब मैं कहता हूँ उदारता सबसे अच्छी नीति है, उदारता लाओ जीवन बनाओ, ठीक। तो वही बात है चला कि यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या के बारे में बात करें। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो, एक और आप अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो। मतलब क्या, एक और खुद से जो संख्या विभाज्य हो, बस उसके सिवा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए बच्चों, मतलब क्या, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखते हैं अभाज्य संख्या कहाँ से करता है बच्चों, ठीक। अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया पहला अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 हो गया, 17 होगा, 19 होगा। इस तरह से देखते हैं बच्चों कि 2 में जो होता है 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक। इस कारण 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या में होगा। ठीक उसी प्रकार 3 में भी क्या होगा, 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है 3 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या में होगा। उसके बाद 5 के बारे में बात करते हैं बच्चों।
5 में 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, अर्थात 5 में क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। उसी प्रकार से 7 में क्या होगा बच्चों, 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब है 7 में क्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या होगा। उसी प्रकार 11 में भी क्या होगा, 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, इस तरह से 11 भी क्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या होगा। इस प्रकार 13 के बारे में बात करते हैं, 13 जो होगा 1 और 13 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसमें 13 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इस तरह से 17 भी क्या होगा, 1 और 17 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लग सकता है, इसलिए 17 भी क्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या होगा। और 19 के बारे में बात करें ठीक उसी प्रकार से 19 में भी 1 और 19 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए 19 में क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इस तरह अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 1 से लेके 1 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है बच्चों, 25 है। 1 से लेके 1 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है बच्चों, 25 है। सिर्फ और सिर्फ 25 तो अभाज्य संख्या 1 और 100 के बीच में इतना याद रखना, हो सकता है 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। ठीक, ये भी हो सकता है बच्चों कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सम अभाज्य संख्या है, तो पहला सम अभाज्य संख्या कौन सा होगा, चला 2 होगा। ठीक, पहला सम अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 2 होगा। यह पूछा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला विषम अभाज्य संख्या है, सबसे पहला विषम अभाज्य संख्या कौन सा होगा बच्चों, 3 होगा। लेकिन विषम संख्या के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला विषम संख्या कौन सा होगा, 1 होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, अब उसके बाद पूछा जा सकता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या का मानक रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या का मानक रूप, ऑप्शन दे देगा आपको 2n 3n 5n और 6n। ठीक, जहाँ n क्या हो, अभाज्य तो प्राकृतिक संख्या हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानक रूप सम संख्या का, तो सम संख्या का मानक रूप कौन सा होगा बच्चों, 2n होगा। n के स्थान पर 2s भी हो सकता है, 2y भी हो सकता है, 2z भी हो सकता है। n के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम कोई बात नहीं है कि n ही लिखें। ठीक, n क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। मतलब 2n का मतलब बच्चों क्या होता है, 2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 2, मतलब क्या, 2 का गुणज, 2 का गुणज, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2। 2n का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणज, मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब क्या, 2 का गुणज क्या होगा, 2 × 2 2 2 जा 4। 2 का टेबल क्या होता है, ये नहीं होता है, 2 का पहाड़ा क्या, 2 × 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20, ऐसी तरह होगा। मतलब ये क्या हो गया, 2 का टेबल हो गया, मतलब क्या, ये 2 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, 2 का क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, 2 का गुणज हो गया। समझ के बाद 2 का पहाड़ा हो गया। इस तरह से 2 का 2 4 कितना होता है, 8 छूट गया था बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब ये क्या हो, 2 का पहाड़ा हो गया। इस तरह से हम लोग क्या समझ गए बच्चों, ये 2 का ये गुणज हुआ, 2 का ये पहाड़ा हुआ, इसलिए 2n से हम डिनोट कर सकते हैं। अर्थात 2n किसको डिनोट करेगा बच्चों, किसको डिनोट करेगा, सम संख्या को। 2n जो है सम संख्या को दर्शाएगा, 2n सम संख्या दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2n और -1 क्या किसको दर्शाएगा, विषम संख्या को दर्शाएगा। मतलब कि विषम संख्या का मानक रूप कौन सा हो गया, 2n - 1 हो गया, तो सम संख्या कितना हो गया, 2n हो गया। यहाँ तक समझ गए बच्चों। अगला चीज है क्या, अभाज्य संख्या हो गया सहअभाज्य संख्या, जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिसको आप लोग शॉर्ट में HCF करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। समझ के बाद, जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसको क्या कहता है, सहअभाज्य संख्या कहता है। जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन जब 2 जुड़वाभाज्य संख्या, अगला टॉपिक क्या चला, यहाँ पर जुड़वाभाज्य संख्या है, तो जुड़वाभाज्य संख्या होता है 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर सिर्फ और सिर्फ 2 हो। 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जुड़वाभाज्य संख्या। जुड़ा मतलब क्या होता है, एक साथ, जोड़ा, जुड़ा मतलब जोड़ा वाला अभाज्य संख्या।
जुड़वा आभाज्य संख्या जोड़ा में आएगा हमेशा। मतलब क्या है बच्चों, पहला आभाज्य संख्या देते हैं 3 और 5। 3 और 5 दो क्या, ये 3 भी आभाज्य संख्या, 5 भी क्या है आभाज्य संख्या, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। इस तरह से हम समझ सकते हैं ये क्या होगा 3 और 5 क्या होगा जुड़वा आभाज्य संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें 5 और 7 की, तो 5 और 7 में कितना का अंतर बच्चों 2 का। 5 भी आभाज्य संख्या, 7 क्या है आभाज्य संख्या है। ठीक तो 5 और 7 क्या होगा जुड़वा आभाज्य संख्या। 11 और 13 के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 11 में क्या आभाज्य संख्या, 13 में क्या आभाज्य संख्या, लेकिन दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर दोनों में है। ठीक इस तरह से 11 और 13 क्या होगा जुड़वा आभाज्य संख्या होगा। उसके बारे में बात करते हैं 17 19 के बारे में बात देखते हैं, तो 17 और 19 के अंतर बीच में अंतर कितना है बच्चों 2 है, लेकिन 17 भी क्या है आभाज्य संख्या है, 19 भी क्या है आभाज्य संख्या। इस तरह से 17 और 19 भी क्या होगा एक जुड़वा आभाज्य संख्या ही होगा। इतना समझ गए होंगे बच्चों। ठीक उसके बारे में बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कम 3 संख्या या अधिक से अधिक 2 जितना संख्या से विभाज्य हो। ठीक मतलब क्या, जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक अगर मान लो बच्चों अगर 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक 4 जो है कितनी संख्या से विभाज्य होगा 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से है। मतलब क्या तो संख्या से विभाज्य हो गया ये 1 ठो 2 ठो और 3 ठो संख्या से ये विभाज्य हो गया। मतलब 4 में जो है 3 संख्या से भाग लग सकता है, अर्थात 4 क्या होगा ये भाज्य संख्या। उसके बाद बात करते हैं 6 के बारे में बच्चों, तो 6 क्या होगा 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा और 6 से विभाज्य होगा। अर्थात 6 कितनी संख्या से विभाज्य है 4 ठो संख्या से विभाज्य, 1 2 3 और 4। इस तरह से 6 कितने संख्या से विभाज्य बच्चों 4 संख्या से विभाज्य है, तो 6 क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा। उसके बाद बात करते हैं 8। 8 कितने संख्या से विभाज्य बच्चों 1 से 2 से और 4 से और 8 से। 8 भी कितने बच्चों कितने संख्या से विभाज्य है 4 ठो संख्या से विभाज्य है। इस तरह से 8 भी क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा। इस तरह से आप लोग क्या करते हैं भाज्य संख्या के बारे में समझ गए। संख्याओं का एक जाल जो है उसको संख्याओं का एक जाल है उसको समझने का हम लोग क्या किए प्रयास किए। फिर भी इनमें से किसी भी संख्या में समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ हो डाउट हुआ हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा और आपको हम अगले वीडियो में अच्छा से इससे भी बेस्ट प्रयास करेंगे समझाने का और कोशिश करेंगे कि आपको हम मैथ का हीरो बना दें। थैंक यू बच्चों। ओके बाय बाय।